नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। साथियों, आज मैं अपने क्षेत्र के एक वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के भाई उस्मान नगला कुबड़ा, जो बहुत ही होनहार और एक वरिष्ठ नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के, तो क्यों ना आज लोगों को मैं भाई उस्मान से कुछ मुलाकातें करवाता हूं। और अपने चैनल पर मैंने उन्हें निमंत्रण दिया और उनसे कहा कि उस्मान भाई, क्षेत्र के अंदर आप एक अच्छे समाजसेवी और कार्यकर्ता हैं। आप मेरे चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही तजर्बा है कि विकास के कार्यों को गांव के अंदर कैसे किया जाता है। साथियों, कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद वह लोग जो जनता से वादे करते हैं, उन वादों पर वह लोग खरे नहीं उतरते हैं। लेकिन हमारे क्षेत्र के अंदर उस्मान भाई एक ऐसे लीडर हैं बहुजन समाज पार्टी के कि जब भी वह उन्हें मौका मिलता है विकास के मामले में, तो वह विकास के मामले पर बोलते भी हैं। अगर उनके पास विकास के लिए कोई भी व्यक्ति जाता है तो विकास के मुद्दे पर वह अड़िग भी रहते हैं। तो चलिए, मैं सबसे पहले उस्मान भाई से आप लोगों की जल्दी मुलाकात कराता हूं और अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से उस्मान भाई का मैं आज अपने इस चैनल पर उनका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं। तो चलिए चलते हैं उस्मान भाई की ओर। उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम अकरम भाई, अल्लाह का करम है। और आप कैसे हैं अकरम भाई? उस्मान भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके गांव के अंदर अब तक जितने भी प्रधान हुए हैं, वर्ष 2000 में पहला चुनाव जब पहला उत्तराखंड प्रदेश हमारा बना, तो वर्ष 2000 में पहला चुनाव ग्राम पंचायत का आपके यहां पर हुआ और ओबीसी सीट थी। उसके बाद दोबारा यहां नगला कुबड़ा के अंदर आपके यहां चुनाव हुआ, एससी सीट थी। और उसके बाद तिबारा यहां पर चुनाव हुआ, उसके बाद ओबीसी सीट आई। लेकिन मैं आपके गांव के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से घुमा हूं, क्योंकि मेरे पड़ोस का गांव है। साथियों, आपको एक जानकारी और दूं कि नगला कुबड़ा एक ऐसा गांव है जिस गांव के अंदर लगातार 2 योजना से ब्लॉक प्रमुख बनते हुए आ रहे हैं। आज अगर मौजूदा हालात पर देखा जाए तो नगला कुबड़ा के अंदर जिला पंचायत और 2 योजना के लगातार ब्लॉक प्रमुख हैं। लेकिन उस्मान भाई, मैंने देखा है कि आपके गांव इतना विकास नहीं कर पाया जितना कि विकास आपके गांव को करना चाहिए थे। उस्मान भाई, जानकारी लेना चाहता हूं मैं और मेरे दर्शक आपसे। आप बहुत ही तजुर्बेकार एक लीडर हैं, वरिष्ठ लीडर हैं बहुजन समाज पार्टी के। आपके गांव के अंदर विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? जी शुक्रिया अकरम भाई। सबसे पहले तो मैं अकरम भाई आपका और आपके चैनल का बेहद शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं। सबसे पहले सभी अहले वतन को मेरी तरफ से रमज़ान और आने वाली ईद उल फित्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अकरम भाई आपको बताऊं, आप चूंकि मेरे करीब के गांव में रहते हैं और इतने जागरूक आदमी हैं कि आपके माध्यम से लोगों में बहुत सारी जानकारियां, अवेयरनेस पैदा होती है। जब आप अपने YouTube चैनल पर ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं तो मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर प्रसन्न हूं कि आप अकरम भाई बहुत जागरूक आदमी हैं। आपने क्वेश्चन किया कि सन 2000 से और अब तक जब से उत्तराखंड वजूद में आया है, नगला कुबड़ा के अंदर ब्लॉक प्रमुख की भी 2 बार रह चुके हैं, जिला पंचायत सदस्य का भी पद रहा है, प्रधान भी आते रहते हैं, ओबीसी में भी, जनरल में भी, एससी में भी। देखिए, मैं सबका दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको कि सबसे बड़ा मसला क्या है। आज की स्थिति को देख लीजिए आप। जी जी उस्मान भाई, आज हमारे यहाँ जिला हरिद्वार के अंदर प्रशासक नियुक्त किया गया है, कोई भी प्रधान नहीं है, सभी गांव के अंदर प्रशासक काम कर रहे हैं। हाँ, पिछली 28 मार्च को कलेक्टर के द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया था। जी जी। तो अगर किस्तें राज्य वित्त की हो
या फिर केंद्र की किस्त हो 15वें वित्त की आएंगी तो सेक्रेटरी और एडीओ पंचायत उनमें काम कराएंगे, हैंडपंप लगाएंगे, सड़कें बनाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि ग्राम प्रधान को जो कार्य करना चाहिए वो कार्य प्रधान नहीं कर पा रहे हैं। उस्मान भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, चलिए अभी प्रशासक नियुक्त है, लेकिन उस्मान भाई मुझे एक बात बताइए, पिछला ग्राम प्रधान आपके यहां रहा, विकास का क्या स्तर रहा, मैं ये जानना चाहता हूं और ये जनता को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि विकास किस प्रकार से होता है। चलिए, जब वर्ष 2000 के अंदर पहला चुनाव ग्राम पंचायत का हुआ आपके गांव के अंदर, तो उस समय 12वां 13वां वित्त चल रहा था, लेकिन वर्ष 2015 के बाद 13वां 14वां और अब जा तो 15वां वित्त भी आ गया है और 15वें वित्त के अंदर भी सरकार अच्छी खासी जो है गांव के फंड के लिए, साफ सफाई के लिए पैसा भेजती है, लेकिन गांव के अंदर आपके विकास क्यों नहीं हो पाया? ऐसा क्या मुद्दा है, या फिर अपोजिट पार्टी विकास नहीं करने देती? कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी काम में कहीं कोई रोड़ा अटकाने का काम किसी विपक्ष के आदमी ने किया हो, मैं बिल्कुल नहीं मानता। और सवाल यह है कि प्रधान एक कमीशन एजेंट की भूमिका में काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्रधान को जो कार्य करने के लिए पंचायत राज एक्ट ने अधिकार दिए हैं उन पे प्रधान काम नहीं करते। अभी मैं आपको बताऊं, परफॉर्मेंस के नाम की का बजट जारी हुआ, उसमें ट्रैक्टर खरीदे गए, डेट्स बिन जो है ना डिस्प्यूट की गई, घर घर जो है ना ट्रैक्टर जा करके लोगों में सफाई का कार्य करे, उसमें ऐसा कुछ नहीं किया गया। उस ट्रैक्टर ट्रॉली को प्रधान जी ने अपने निजी कार्यों में इस्तेमाल किया है 5 साल में, आपको बता दूं। अच्छा, जनता इतनी भोली भाली है, कुछ कहने को तैयार नहीं है। आप केंद्र की योजनाएं, राज्य की योजनाएं इतनी ज्यादा हैं कि गांव में इतना कुछ हो सकता है अगर प्रधान चाहे, बहुत ज्यादा, लेकिन प्रधान को इससे कोई लेना देना नहीं रहा। प्रधान को अपने कमीशन से मतलब है। सेक्रेटरी और प्रधान ने डिसाइड कर लिया है कि इतना परसेंट मुझे लेना है और इतना परसेंट मुझे आपको देना है, भाड़ में जाए जनता, ये डिसाइड। उस्मान भाई, आपसे मेरा सवाल है कि आपके ग्राम के अंदर, नगला कुबड़ा के अंदर आज तक भी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने आपके प्रधान हुए हैं, आपके गांव के अंदर क्या हुआ है, आपके गांव के अंदर आज भी 5वीं क्लास का स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। आपके गांव के अंदर अच्छे अच्छे लीडर हैं। आपका गांव एक ऐसा गांव है जो ऐतिहासिक गांव है, जिस गांव ने डबल ब्लॉक प्रमुखी जीती हो, लेकिन उस गांव के अंदर शिक्षा का स्तर ऐसा है कि 5वीं क्लास यानी कि प्राइमरी 5वीं क्लास आज के टाइम में अनपढ़ व्यक्ति होता है। आपके यहां पर शिक्षा का यह आलम है कि 5वीं क्लास तक का ही स्कूल आपके गांव में है। बहुत दुख की बात है अकरम भाई, आपने एक ऐसा सवाल उठाया है कि जिसका मुझे बहुत ज्यादा दुख है। आज तक इन चीजों पे कोई काम नहीं कर पाया। शिक्षा के नाम पर हमारे यहां 2 टीचर आते हैं, हर महीने तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए सैलरी उनको दी जाती है। अगर मैं आपको बताऊं कि 4 बच्चे भी ऐसे नहीं है जो 5वीं क्लास तक भी स्कूल जाते हों। लोगों का विश्वास उठ चुका है। जो शिक्षा समिति प्रधान द्वारा तैयार की जाती है वो पूरी तरीके से भ्रष्ट है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आपने ये इस तरह की बात जो उठाई है। प्रधान का काम था कि वो शिक्षा मंत्री से मिलते। 5000 की जनसंख्या का नगला कुबड़ा गांव है, यहां पे हमारे में कुछ भी ना हो तो जूनियर हाई स्कूल तो बनता है हमारे लिए। चलिए मैं मानता हूं हमारे पास भूमि की दिक्कत है कि हमारा जो स्कूल का एरिया है वो छोटा है, लेकिन 8वीं क्लास तक तो हम कम से कम उसको करा ही सकते हैं। आज तक उस पर किसी ने उस्मान भाई जी, आपको बताना चाहता हूं कि आपके ही गांव के जरीन नदीम नाम की युवती ब्लॉक प्रमुख यथास्थिति पर है। जी बिल्कुल। और शिक्षा का बजट भी ब्लॉक के अंदर आता है, ये आपको भी जानकारी है जी। क्या आपके ब्लॉक प्रमुख के द्वारा 5वीं क्लास की स्कूल तक को 8वीं क्लास या फिर इंटर या हाई स्कूल की मान्यता के लिए क्या शासन को कोई चिट्ठी आपकी तरफ से या आपके गांव के ब्लॉक या लीडर की ओर से दी गई है? हाँ, मेरी इस बात में जो हमारे प्रमुख पति हैं नदीम भाई, मेरी उनसे बात हुई थी। हमारी एक दिन इस चीज को लेकर के चर्चा हुई काफी देर तक। उन्होंने मुझे कहा कि मैं खुद भी चाहता हूं कि हमारे गांव में
कम से कम ज्यादा नहीं तो जूनियर हाई स्कूल बने, और इसको लेकर के बोले, मैंने शासन से गुहार भी लगाई और मैंने लेटर भी लिखा है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा और आश्वासन दिया इस चीज का कि जल्द ही जो है शिक्षा मंत्री से मिला जाएगा और इस चीज को लेकर के एक प्रस्ताव दिया जाएगा कि नगला कुपड़ा में हमारा जूनियर हाई स्कूल बने, ऐसा अच्छा मुझे आश्वासन दिया उन्होंने। उस्मान भाई, मैं जानना चाहता हूं, देखिए मैं जिस गांव के अंदर भी घूमता हूं तो उस गांव के अंदर मैं जानकारी करता हूं कि यहां पर किस प्रकार से लीडर के द्वारा विकास का कार्य किया गया है। अभी कुछ समय पहले जी आपके गांव के अंदर एक फसाद हुआ था कब्रिस्तान को लेकर, और खासकर आम जनता आपके गांव की सुने जी, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके गांव की उस जनता को जागृत करना चाहता हूं, और आपसे मेरा सीधा सवाल भी है। उस्मान भाई बताइए कि आपके गांव के अंदर 80% मुस्लिम आबादी है। जी बिल्कुल मानते हो, लेकिन एक कब्रिस्तान को लेकर अभी कुछ समय एक फसाद हुआ था, और फसाद यह था कि कुछ भूमि आपके गांव के अंदर श्रेणी 6-3 की पड़ी हुई है जो कब्रिस्तान दर्ज हो गया है। और जब सरकार कब्रिस्तान दर्ज कर देती है तो उस जगह के अंदर कब्रिस्तान ही बनना चाहिए, ऐसा क्या मुद्दा था? आप जरा विस्तार से समझाएं, क्या मामला था? मामला ये था कि उस टाइम में हमारे गांव में जब चुनाव चल रहा था तो कैंडिडेट ने डिक्लेयर किया कि हमारे गांव में ईदगाह की नहीं है और मैं अपने से ईदगाह की जमीन दूंगा और उसमें ईदगाह बनवाई जाएगी, क्योंकि लोगों को परेशानी है। ईदगाह हमारे यहाँ लाठर देवे में ईदगाह की नमाज शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वहां पे भी जगह इतनी छोटी पड़ गई कि काफी नहीं होता, तो ईदगाह की जरूरत है नगला कुपड़ा को, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा हुआ ये कि उसी टाइम चकबंदी हुई थी और चकबंदी ने सन 1995 में चकबंदी हुई आप जी 1995 से 2000 तक हुई। तो 2000 में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे और वो जीते भी, और उन्होंने लोगों में ये अपना एक जो है अपने एजेंडे में ये चीज शामिल की कि अगर मैं चुनाव जीता तो मैं 2 बीघा या 3 बीघा जमीन अपने से दूंगा, उसमें जो है वो बनवाई जाएगी ईदगाह। मतलब पिछले प्रधान ने यह एजेंडा था कि मैं अपनी भूमि को दूंगा गांव के लोगों के लिए जो कब्रिस्तान के लिए यूज की जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मिला वो यही हुआ ना। उसी टाइम जो है कब्रिस्तान के नाम पे जो जमीन छुटी थी कब्रिस्तान के लिए, उन्होंने अपने से वो जमीन ना दे करके उस कब्रिस्तान की भूमि पे जो है ईदगाह निर्माण कार्य कराने का काम किया, और उसमें लोग नमाज पढ़ने लगे, कुछ पैसा भी इकट्ठा हुआ, कुछ लोगों ने सवाल इस बात के किए, तो उन्होंने अपनी जो है उस चीज को अपनी दमंगाई का रूप दे करके और उस कब्रिस्तान की भूमि को ईदगाह में कन्वर्ट करने की कोशिश की, जबकि आपको पता है कि कोई भी भूमि कब्रिस्तान की भूमि किसी और श्रेणी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। लेकिन उसकी वजह से इतना इफेक्टेड हुआ मामला, मैं आपको बताऊं कि कब्रिस्तान इतने कम पड़ गए। जब भी कोई इंतकाल होता है किसी का, चूंकि देखिए इस्लाम मजहब में कब्रिस्तान हमारा आखिरी मुकाम है, लेकिन इतनी बेअदबी होती है, मैं अपने गांव के लोगों की तरफ से मैं इतना ज्यादा दुखी हूं कि जब भी कोई कब्र खुदती है तो एक दूसरी बॉडी जो है वहां निकल जाती है और फिर वहां बंद किया जाता है। मतलब कुल मिला के बेहद बेअदबी है। अगर उस जमीन को हम कब्रिस्तान में यूज करते, या चलो मैं ये कहता हूं उसमें अगर ईदगाह बन गई, मेरा ऐसा भी कोई मामला नहीं है, लेकिन उतनी जमीन हमें कब्रिस्तान के उपयोग के लिए तो अरेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो भविष्य में तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाने वाली है। उस्मान भाई, एक बात आपको कहना चाहता हूं कि कब्रिस्तान की भूमि श्रेणी 6-3 की भूमि होती है जी, लेकिन और मैं अपने मुस्लिम समाज भाई को भी समझाना चाहता हूं कि ईद की आप अगर जो है ईदगाह आप सरकारी भूमि में बनाना चाहते हैं या फिर मस्जिद आप सरकारी भूमि में बनाना चाहते हैं, तो बेहतर है कि वह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़े, क्योंकि इस्लाम मजहब के अंदर ऐसी मस्जिदें या फिर ऐसी ईदगाह जो सरकारी भूमि पर बनी हुई है वह अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इस्लाम मजहब में है कि जहां इबादत आदमी करता है तो वह भूमि ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर किसी प्रकार का विवाद ना हो। जी बेशक। तो उस्मान भाई, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, चलिए मानता हूं कि आपके ग्राम नगला कुबड़ा के अंदर अभी तक किसी भी प्रधान ने वह विकास का कार्य नहीं किया जो जनता को चाहिए था। उस्मान भाई,
चलिए, भविष्य में अगर आपको नगला कुबड़ा की जनता ग्राम प्रधान चुन भी लेती है जी। उस्मान भाई, तो आपका सबसे मूल मुद्दा क्या रहेगा? आपके क्या मुद्दे ऐसे हैं जो गांव को विकास के लिए बहुत ही जरूरी चाहिए? उन मुद्दों के बारे में जरा मेरी जनता को समझाइए, नगला कुबड़ा के। जी जी अकरम भाई, मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो मेरे मेन एजेंडे में ये चीज रहेगी कि मैं बीपीएल सूची में संशोधन कराने का काम करूंगा। जो मुंह देखा काम किया गया है, वो लोग जो काश्तकार हैं जिनके पास 50-50, 100-100 बीघा जमीन है, उन्हें बीपीएल श्रेणी में लिया गया है। अभी मैं आपको बताऊं, आवासीय सूची आई थी, 29 लोगों के नाम आए थे। 29 लोगों में से जो जांच अधिकारी आए, उन्होंने सारे खत्म करके 5 नाम छोड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पात्र नहीं थे, कोई अपनी नौकरी नहीं खो सकता। लेकिन ग्राम प्रधान द्वारा आज तक जो भेदभाव किया गया है, जो जिनका हक था, उनको ना दे करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी वोट बैंक को सेफ रखने के लिए बीपीएल सूची में बहुत बड़ी गड़बड़ी की गई है। इंशाअल्लाह मेरे एजेंडे में सबसे पहले ये चीज रहेगी कि बीपीएल सूची में संशोधन हो, उसको बीपीएल आईडी बनवा करके लोगों को आवास दिलाया जाए, और केंद्र और राज्य की योजना जो बीपीएल के लिए मस्ट है, अकरम भाई आपको बता दूं, उस टाइम तक कोई योजना आपको नहीं मिल सकती जब तक आप बीपीएल आईडी में ना आते हो। उस्मान भाई, मैंने आपके गांव की जांच की और मैं 1-2 जगह गया भी गांव के अंदर, तो मैंने देखा कि वहां पर जो व्यक्ति वास्तव में गरीब है, तो उन व्यक्ति को लाल राशन कार्ड मिलना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि आपके जितने भी, यानी कि आपके गांव में 30% ऐसे व्यक्ति गरीब हैं जिन लोगों को राशन कार्ड लाल मिलना चाहिए। तो उस्मान भाई, मैंने वहां जाकर जांच की तो पता चला कि उन लोगों के पास पीला राशन कार्ड है जी। और जिन लोगों को पीला राशन कार्ड मिलना चाहिए, उन लोगों के पास मैंने वहां पर, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैंने देखा कि वहां पर उन लोगों के पास सफेद यानी कि व्हाइट कार्ड है। यह गांव के अंदर कुछ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अपनी असलियत गुटों में बटी हुई राजनीति है, जो गरीबों को राशन कार्ड बीपीएल के नाम उपलब्ध कराकर अपने ही लोगों को बीपीएल के राशन के कार्ड देती है। तो उस्मान भाई, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आपको अगर वहां की जनता विकास या फिर आपको प्रतिनिधि चुनने का आपको काम करती है, तो उस्मान भाई आप वहां पर एक तो लोगों के राशन कार्ड, दूसरा मकान आवंटन, और तीसरा उन लोगों को जो बेचारे वहां पर एससी समाज के व्यक्ति है, आपके गांव के अंदर एससी समाज के कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन बेचारों के लिए रोजमर्रा की जिनकी मजदूरी करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें, उन लोगों के पास कृषि भूमि का कोई पट्टा नहीं है। उस्मान भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने गांव के अंदर, हर एक प्रधान इस चीज का ध्यान नहीं देता, क्योंकि ग्राम के अंदर उस्मान भाई एक भू प्रबंधक समिति होती है, और जिस भू प्रबंधक समिति के अंडर में ग्राम की जितनी भी सरकारी भूमि होती है, वह सब भूमि ग्राम प्रधान और ग्राम के अंदर जो भू प्रबंधक समिति है, सब उसके अंडर में आती है। उस्मान भाई, मेरी आपसे गुजारिश है कि उस गांव के अंदर रोजगार का मुद्दा उठाया जाए, शिक्षा का मुद्दा उठाया जाए। उस गांव के अंदर स्वास्थ्य की हालत तो खराब है। सॉरी, मैं यह सवाल उस्मान भाई से करना भूल गया, क्योंकि आपके गांव के अंदर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य का कोई भी नाम निशान नहीं है। उस्मान भाई, 2 शब्द आप इसके बारे में भी बताएं कि स्वास्थ्य का इतना बुरा हाल आपके गांव नगला कुबड़ा के अंदर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अकरम भाई, मैं आपको बताऊं कि ग्राम प्रधान एक ऐसा जनप्रतिनिधि होता है जो गांव की एक-एक द्वार, एक-एक आदमी की हालात से वाकिफ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ना विधायक उस चीज को जानते हैं, ना ब्लॉक प्रमुख जानते हैं, कोई नहीं इस चीज को समझ सकता जिस चीज को ग्राम प्रधान जानता है। ग्राम प्रधान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये जिम्मेदारी बनती है कि ग्राम प्रधान अपने मुद्दों को लेकर के आप जो मौजूदा सरकार है उनके पास जाए। स्वास्थ्य की कंडीशन ये है, मैं आपको बताऊं, हमारे गांव में मिनी हॉस्पिटल आ सकता है बड़ी आसानी से, क्योंकि 5000 की जनसंख्या का गांव है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या कभी किसी प्रधान ने इस चीज का प्रस्ताव किया? क्या कभी हेल्थ मिनिस्टर से मिले? और इसके अलावा हमारे गांव के अंदर आज तक कोई स्पोर्ट्स के लिए, कोई बच्चों के खेलने का कोई मैदान नहीं है भाई साहब।
इतना टैलेंट है बच्चों के अंदर। मैंने खुद अपने गांव में एक दो बच्चों को खेलते हुए देखा, ऐसी जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं कि उन्हें थोड़ी सी भी अगर सपोर्ट मिल जाए और एकेडमी तक उन्हें भेज दिया जाए तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में वो लीग मैच तक भी खेल सकते हैं बच्चे। और मेरे एजेंडे में ये चीज शामिल होगी कि इंशाल्लाह युवाओं में जिस तरह की भी प्रतिभा है, जिस तरह का भी टैलेंट बच्चों के अंदर है, इंशाल्लाह उसको उजागर किया जाएगा और हर तरीके से रोजगार का मामला हो, चाहे उनकी अपनी हेल्थ का मामला हो, इंशाल्लाह मैं, अगर जनता ने मेरे पास विश्वास, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ, मेरी माताओं ने मेरे ऊपर विश्वास जताया तो इंशाल्लाह हर उस चीज पे काम किया जाएगा जो आज तक किसी ग्राम प्रधान ने ध्यान नहीं दिया। मेरा मकसद गांव में कमीशन एजेंट का काम करना नहीं है, मैं वो जो पंचायत राज एक्ट ने ग्राम प्रधान को अधिकार दिया है, इंशाअल्लाह उन अधिकारों पे काम करके दिखाऊंगा। लेखपाल की ये जिम्मेदारी है कि जैसे अभी आपने कहा भू प्रबंधन समिति, जी लेखपाल की जिम्मेदारी है कि अगर एक फोन किसी ने कर दिया तो आकर के गांव में डोलों पे बहुत ज्यादा झगड़े हैं, जो खेतों की मेड है उनको लेकर के आए दिन कुछ ना कुछ मसले चलते रहते हैं और एक थिंकिंग बनी हुई है कि बगैर पैसे लिए आ ही नहीं सकता। ग्राम प्रधान ये सब इस तरह के जनप्रतिनिधि काम कर, सरकार सैलरी देती है, क्या मतलब है कि पैसे ले। इंशाअल्लाह मैं इस चीज का विश्वास दिलाता हूं अपने गांव के लोगों को कि अगर आपने मुझे प्रधान चुना तो इंशाअल्लाह आप एक ऐसा प्रधान चुनेंगे कि आपके पास तहसील आपको जाना नहीं पड़ेगा, तहसील चल के आपके पास आएगी। इंशाअल्लाह इस चीज का मैं वादा करता हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान भाई आपका, मेरे इस चैनल से आप लोगों ने जो आपके गांव की जनता और क्षेत्र की जनता को और आने वाले समय में जिस प्रकार से चुनाव के लिए जनप्रतिनिधि चुनने के लिए गांव की जनता जा रही है और तमाम क्षेत्र के लोगों को आपने यह नसीहत दी कि ऐसे ग्राम प्रधान को चुने जो लोगों के विकास के काम करे और लोगों को शिक्षा स्वास्थ्य का भी देखभाल का पूरा ध्यान रखे। तो उस्मान भाई बस आपसे मेरी गुजारिश है कि इंशाल्लाह आपको आपके गांव की जनता चुने और आपके चुनने के बाद आपको वहां पर सेवा का मौका दें। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, खुदा हाफिज। और मैं अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, कृपया मेरे इस चैनल को आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। मेरे दोस्त, मैं क्षेत्र के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं वह सब अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही जल्द दिखाने जा रहा हूं। चलिए अगली वीडियो का रुख करते हैं। बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के सामने क्षेत्र का एक ऐसा ही वरिष्ठ समाज सेवी और कार्यकर्ता आप लोगों के सामने अपने इस चैनल के लाऊंगा। उस्मान भाई अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं अपनी और अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की ओर से सबको रमजान और ईद की दोबारा मुबारकबाद देना चाहूंगा और कोविड-19 से अपने आप को और अपने परिवार को, अपनों को सेफ रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ अल्लाह हाफिज।